हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची और आज फिर से हम आए हैं भारत का संवैधानिक विकास के लेक्चर के साथ। ये लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आ चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तभी इस लेक्चर को आप समझ पाएंगे और चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि आज के लेक्चर में जहाँ पे हमने कल चीज़ें छोड़ी थी हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बस जो चीज़ें हमने कल पुराने लेक्चर में पढ़ी थी उसका एक क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि कंपनी का शासन, अब कंपनी का शासन क्या है, क्यों आया, ये आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसका बहुत अधिक संवैधानिक महत्व था, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, जो भी इसकी विशेषताएं थी, की पॉइंट थे, ये रिवीजन के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रिवीजन के साथ वो पॉइंट हम उसको याद करते हुए भी चलें। तो पहला की पॉइंट था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला की पॉइंट, इसको यहीं याद कर लीजिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके एक साल के बाद कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये प्रतिबंध क्यों लगाया था, इसको भी मैंने पुराने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। यदि आपने देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। मतलब कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि आज के लेक्चर में जो चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं वहाँ आपको ये चीज़ रिकॉल करनी पड़ेगी, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट आया था वो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लर्न कर लीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, क्योंकि जो छोटे वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। अब इसमें क्या हुआ था, जो आगे आगे एक्ट बढ़ते गए हैं उन सारे एक्ट्स में क्या हुआ है कि पुराने एक्ट्स में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं जो चीज़ें और मतलब व्यवस्था के लिए और ज़्यादा अच्छी होती गई हैं। तो इसमें इन्होंने क्या चीज़ ऐड की थी, इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बना दिया गया था। तो क्या इससे क्या हुआ, जब दो डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए तो भाई हर डिपार्टमेंट में अपनी अपनी चीज़ें, ज़्यादा अच्छी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि अब उनको अपना सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट देखना है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए। जो जितने भी वाणिज्यिक मामले थे, व्यापारिक मामले थे, उनको कौन देखता था, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते थे। और जितने भी राजनीतिक मामले थे, प्रशासन से रिलेटेड मामले थे, उनको कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न कर लेना है। अगला एक्ट चार्टर एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब 1833 का चार्टर एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल, सबसे पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर थे। तो बंगाल के गवर्नर कौन थे, यहीं पे याद कीजिए, रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के गवर्नर। फिर क्या बने, बंगाल के गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग बने। और 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है, कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए, सबसे पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक को तो बना दिया गया गवर्नर जनरल। अब इसमें एक चीज़ और ऐड की गई कि जो गवर्नर जनरल थे उनको सभी नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियां दे दी गई। ठीक है,
अब मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी पूरी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। मतलब वो डिसीजन भी किसको लेना था, भारत के गवर्नर जनरल को लेना था। तो भारत के गवर्नर जनरल क्या ये सारी चीज़ें अकेले कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब भारत के गवर्नर जनरल को कानूनी सहयोग के लिए किसी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो उनको कानूनी सहयोग देने के लिए विधि सदस्य, मतलब एक विधि सदस्य को परिषद में जोड़ा गया। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पहले कौन से विधि सदस्य थे जिनको जोड़ा गया था, तो याद कर लीजिए, मैकाले पहले विधि सदस्य थे जिनको कानूनी सहयोग देने के लिए इस परिषद में जोड़ा गया था। लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन थी। जिस विधि सदस्य को जोड़ा गया था वो सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल को एडवाइस दे सकते थे, सलाह दे सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा ये पूरा फुली उनके ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। वो उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं थे। और मैकाले के पास, यानी कि विधि सदस्य के पास वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं था, ठीक। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो शायद यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, उसको याद कर लीजिए आप, कि 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार ही दास प्रथा को समाप्त करने की चीज़ें शुरू हो गई थी। लेकिन इसमें बहुत वक्त लग गया था, इसमें पूरे 10 साल का समय लगा था। और 1843 में दास प्रथा का अंत हो गया था एलन बेरो के टाइम पे, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बेरो के समय पर हुआ था। और 1833 के चार्टर एक्ट में रंग जाति के आधार पर नौकरियों में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सिविल परीक्षाओं का, सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया जाने लगा था, ताकि किसी भी पद में पदस्थ होने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रंग जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। यहाँ तक की चीज़ें हमने कल के वीडियो में भी देखी थी, आप प्लीज़ पुराना वीडियो देखिए तो आपको डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी। अब हम आते हैं आज हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने कल छोड़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम आखिरी अधिनियम था जो कंपनी के शासन के अंतर्गत आया था, ठीक है। कंपनी के शासन के अंतर्गत आने वाला आखिरी अधिनियम कौन था? 1853 का अधिनियम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये लास्ट अधिनियम था, ये लिखा भी हुआ है। इसमें देखिए 1833 का जो अधिनियम था, 1833 के अधिनियम में ये डिसाइड कर दिया गया था कि एक्ट में ये डिसाइड कर दिया गया था कि जो सेट ऑफ रूल्स बन गए हैं, जो उन्होंने गाइडलाइन दे दी हैं, वो अब 20 साल तक यही चलेंगी। तो 1833 के बाद 20 साल प्लस कर लीजिए, तो अगला एक्ट कब आया? 1853 का एक्ट आया। अब 1853 के एक्ट में क्या चीज़ें की गई थी, क्या चीज़ें ऐड की गई थी, वो देख लेते हैं हम। 1853 के एक्ट में सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 20 कर दी गई थी। अब रिकॉल कीजिए, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, तो उनकी संख्या कितनी रखी थी? उनकी संख्या 24 रखी थी। तो अब 1853 के चार्टर एक्ट में वही संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी? 20 कर दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, ठीक है। अब हमने 1833 में ये पढ़ा था कि रंग जाति के आधार पर मतलब सिविल सर्विसेज में या किसी अच्छे पद के लिए कोई भेदभाव ना हो, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू करवाने का मतलब कोशिश की जाने लगी थी। तो वो कोशिश इस समय मतलब 1853 के चार्टर एक्ट में वो शुरू कर दी गई थी। देखिए पॉइंट आप पढ़ पा रहे होंगे कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया था। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। और मैकाले कौन थे? मैकाले वही विधि सदस्य थे जो पहले विधि सदस्य थे, जो गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़े गए थे, ठीक है। इसमें कंपनी के शासन का विस्तार किया गया था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इम्प्रूव की गई थी कि
जो 1833 में विधि विधि सदस्य सदस्य जोड़े गए थे, उसमें क्या था, पहले उनके पास सिर्फ सलाह दे सकते थे वो, मतलब उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ एडवाइस दे सकते थे। लेकिन 1853 में ये नियम बना दिया गया कि वो एडवाइस भी दे सकते हैं और वो वोट भी दे सकते हैं, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। तो पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ कर दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था, जब पहले एक्ट्स बनते थे तो उसमें वो एक टाइम बता देते थे कि अब ये 20 साल तक यही सेट ऑफ रूल्स चलेगा या 10 साल तक चलेगा। लेकिन जब ये वाला सेट ऑफ रूल्स आया था, ये वाला एक्ट आया था, तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं डिसाइड किया था कि अब अगला एक्ट कब आएगा। ठीक है। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उसके कुछ की पॉइंट्स थे, वो याद कर लीजिए आप, कि इसमें क्या हुआ था, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था गवर्नर जनरल के। अब विधायी कार्य भी अलग हो गए थे, तो इसके लिए जो विधि सदस्य जोड़े गए थे उनके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ा दिया गया था, उनकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया था। और क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या थी वो 24 से घटाकर 20 कर दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये हुआ था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर दी गई थी। और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति कर दी गई थी। ये इसमें इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको लर्न होने ही चाहिए। ठीक है। अब अगला अगला है, देखिए अगला पॉइंट है ताज का शासन। अब कंपनी का शासन यदि आप पढ़ चुके होंगे, वो वीडियो देख चुके होंगे, तो आपको पता है कि कंपनी का शासन क्यों लिखा था, क्यों आया। चूंकि भारत के सॉरी संवैधानिक विकास को हम दो सब हेडिंग्स में पढ़ते हैं, एक कंपनी का विकास और दूसरा ताज का शासन। ठीक है। तो अब ताज के शासन कब से शुरू हुआ, 1858 से पहले जितने भी चार्ट एक्ट्स आए थे वो सब कंपनी के अधीन थे। लेकिन 1858 के बाद जितने भी अधिनियम आए वो सब किसके, वो सब ताज के शासन के अंतर्गत, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए। अब ताज के शासन या ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको पता है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारी इंडिया में क्यों आई थी। बेसिकली वो व्यापार करने के लिए आई थी ना, वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। लेकिन बाद में वो क्या करने लगी, वो प्रशासक बन गई। और वो किस तरह से प्रशासक बनी थी, ये भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करने, और जैसे ही प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीते, चाहे वो चीटिंग से ही जीते हों, लेकिन राजाओं ने सत्ता के लालच में किसी धोखाधड़ी करके कैसे भी अंग्रेजों को जिताया वो युद्ध, प्लासी का और बक्सर का युद्ध। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी कंपनी के साथ साथ क्या, प्रशासक भी बन गई हमारे यहाँ। फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटेन की संसद संसद के द्वारा कंपनी के थ्रू यहाँ के प्रशासन पर क्या क्या करने लगे, वो लोग कंट्रोल करने लगे। ठीक है, कंट्रोल करने लगे, तो वहां तक क्या चला, कंपनी का शासन चला। लेकिन कंपनी के शासन के बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है। जब भारत में कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो गया तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि अब ये जो कंट्रोल कंपनी कर रही थी, अब वो सीधे ब्रिटिश क्राउन करेगा। ब्रिटिश क्राउन का मतलब सीधे राजा या रानी के द्वारा भारत पर शासन किया जाने लगेगा। और बाद शासन किया जाने लगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिश क्राउन के शासन का काल या फिर ताज का शासन। और इसके बाद जितने भी एक्ट्स आए उन्हें अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। और इन अधिनियमों के माध्यम से भारत में कई बदलाव किए गए जो आगे चलकर, जिसने हमारे संविधान के लिए रास्ता बनाया। ठीक है। अब क्या क्या अधिनियम आए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, उनको हम आगे पॉइंट बाई पॉइंट देखते जाते हैं, और वो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे लर्न करते हुए भी चलें। ठीक है। तो अब ताज का शासन क्यों कहा, इसको क्यों आया, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। उसके बाद पहला अधिनियम आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाने लगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी थी। इसलिए जो अब रूल्स बनाए गए, जो अब चीज़ें लाई जा रही थी, कोशिश की जा रही थी
कि उसको और अच्छा बनाया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, तभी तो ब्रिटिश क्राउन का शासन आया, जब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सभी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या काम हुए थे, क्या विशेषताएं थी, उसको हम पॉइंट बाई पॉइंट देखते जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, मतलब कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन के दौरान व्यापारिक एकाधिकार तो पहले ही समाप्त हो चुका था। 1833 के टाइम पे व्यापारिक एकाधिकार तो पहले ही समाप्त हो गया था, चाय चीनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ, शासन भी समाप्त हो चुका था, पूरी अव्यवस्था फैल चुकी थी। तो उस समय ब्रिटिश सत्ता ने ये निर्णय लिया कि भारत का शासन अब सीधे राजा या रानी के अधीन कर दिया जाए। ठीक है, तो उस समय रानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी। तो पहला पॉइंट समझ गए होंगे आप कि इसलिए शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है, अब पहले क्या था, हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल थे। कहाँ के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को वॉयसराय कहा जाने लगा। ठीक है, अब वॉयसराय क्यों कहा जाने लगा, ये बात हम यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि वॉयसराय का मतलब क्या होता है। वॉयसराय का मतलब होता है राजा या रानी का प्रतिनिधि। ठीक है, क्या होता है वायसराय का मतलब, राजा या रानी का प्रतिनिधि। चूंकि ये हम ताज के शासन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था, तो अब जो भी मतलब गवर्नर होंगे या जो भी होंगे, वो किसके अधीन काम करेंगे, किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, किसी राजा या रानी का ही तो करेंगे। इसलिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को वॉयसराय कहा जाने लगा। वॉयसराय का मतलब समझ में आ गया। अब जो पहले वॉयसराय थे, कौन थे वो पहले वॉयसराय, लॉर्ड कैनिंग थे। इसको यही याद कर लीजिए, पहले वॉयसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले वॉयसराय कौन थे, तो पहले वॉयसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो जब ये भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, तो उसके बाद वॉयसराय का पद आया, तो वही लॉर्ड कैनिंग वॉयसराय कहलाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सारी चीज़ें आप रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले गवर्नर आए। ठीक है, पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, तो बंगाल के गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। 1757 से लेके 1760 तक वो रहे। उसके बाद गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। इनका कार्यकाल 1774 से 85 तक का था। ठीक है, इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये हम सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रही हूँ। इसके बाद भारत का पहला वॉयसराय बना, तो पहले वॉयसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। अब इसके बाद ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। अब इसके बाद तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि देखिए कंपनी पर शासन का अधिकार करने के लिए क्या हुआ था, जब कंपनी का शासन था तो शासन करने के लिए क्या बनाए गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही कंपनी मतलब अपने इंडिया के सारे कामों पे नियंत्रण करती थी। लेकिन अब तो कंपनी का ही शासन समाप्त हो चुका था, तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसको समाप्त करके एक एक सचिव का नया पद बनाया गया था। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया था। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी का शासन तो पहले ही समाप्त हो चुका था, तो फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया और एक नए सचिव का पद सृजित किया।
ठीक है। और वो जो सचिव था वो ब्रिटेन से ही काम करते थे, लेकिन वो सचिव कौन था, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही वोटिंग के थ्रू सचिव को चुना जाता था, ठीक है। और वो सचिव क्या करते थे, उनका काम क्या होता था, वो भारत के संबंध में सारे निर्णय लेते थे। भारत में शासन कैसे चलेगा ये सब कुछ सचिव के माध्यम से निर्धारित किया जाता था। ये भी चीज़ हो गई। भारत प्रशासन पर संपूर्ण नियम की शक्ति निहित कर दी गई थी। वो जो सचिव बनाए जाते थे, वो सचिव कैसे बनाए जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो सदस्य होते थे उन्हीं एक सदस्य को चुन के सचिव बना दिया जाता था, और उनका ये काम होता था कि भारत के संबंध में जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम किए जाएंगे, वो सचिव के ही थ्रू किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या सचिव इतना काम अकेले मैनेज कर पाते? नहीं कर पाते। इसके लिए ये तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, ठीक है। और जो ये 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाई गई, इसको भारत परिषद या इंडियन काउंसिल कहा गया, ठीक है। ये सारे सदस्य इनकी सहायता करते थे सचिव की, और इनकी सहायता से ही सचिव भारत के संबंध में सारे निर्णय लेते थे, ठीक। अब भारत सचिव की परिषद को भारत तथा इंग्लैंड में मुकदमा करने का भी अधिकार दे दिया गया था। ये जो परिषद थी वो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकती थी, लेकिन इसके बाद इनका मुख्य काम यही था कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, दिन पे दिन इम्प्रूव करने जाना। और यही रीज़न था कि जो अपने इंडियंस थे, भारतीय लोग थे, वो ब्रिटेन की राजकीय व्यवस्था, ब्रिटेन का डेवलपमेंट सारा देखते थे, तो उनको इन लोगों पे ट्रस्ट भी था। एक ये ट्रस्ट था कि मतलब ये हमारे लिए जो भी करेंगे, क्योंकि वहाँ की राज व्यवस्था बहुत अच्छी थी और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा था, तो ये सोचते थे कि यदि ये हमारे यहाँ शासन करेंगे तो ये हमारे लिए भी वैसा ही काम करेंगे। लेकिन उनका सोचना ये कहीं 100% सही नहीं था, जिसके कारण आगे बहुत सारी चीज़ें हुई, वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उन्होंने सचिव तो बना दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो भारत के सचिव हैं, चूंकि वो भारत के संबंध में सारे निर्णय लेते हैं, भारत का सारा काम देखते हैं, तो जो सचिव का वेतन होगा, सचिव के ऑफिस सबको जोड़ के जो भी व्यय होगा, उसे भारत के राजकोष से लिया जाएगा, क्योंकि वो सचिव भारत के लिए काम करते हैं। तो भारत के जो सचिव थे उनके लिए जो वेतन होता था, जो उनके ऑफिस में खर्च होता था, उन्हें उन लोगों ने होम चार्जेस कहा, और वो होम चार्जेस भारत के राजकोष से लिया जाने लगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। तो ये वाला अधिनियम 1858 का अधिनियम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें यही 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, और मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद तुरंत 3 साल के बाद, ज़्यादा जैसे पहले 10-20 साल का टाइम लगता था, नहीं, 3 साल के बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आ जाता है, ठीक। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब 1861 में पहली बार क्या हुआ था, विधानसभा की व्यवस्था की गई थी केंद्र स्तर पर भी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि 1861 के अधिनियम के माध्यम से ही भारत में विधानसभा की शुरुआत हुई थी। और दूसरा ये इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि देखिए क्या होता था, जो मैंने पहले आपको बताया था कि भारत के लोग इन पे ट्रस्ट भी करने लगे थे अंग्रेज़ों पे, क्योंकि वो सोचते थे कि जैसे ब्रिटेन में विकास हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वैसे यदि ये हमारे यहाँ शासन करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों की ये मंशा नहीं थी, लेकिन इंडियंस उन पे भरोसा करते हैं, इसलिए उन लोगों ने भी धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो इस अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया, और भारतीयों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। तो भारतीय विधान परिषद में बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत भी किए गए थे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हुई थी कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई थी। 1773 के केंद्रीकरण के प्रकृति को बिल्कुल पलट दिया गया था। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषदों का भी गठन कर दिया गया था, विधानसभाएं भी बनने लगी थी। अब
1859 के पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दे दी गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है, देखिए यहीं पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रमुख हो सकता था, क्योंकि उस टाइम लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, एजुकेशन भी हमारे यहाँ कम था, और तो उन्होंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे दिए थे। और दूसरी चीज़ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी कि जब वायसराय को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। मतलब यदि कार्य क्षेत्र बढ़ गया था तो वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद में 6 या 12 सदस्यों को चुन सकता था। 6 या 12 सदस्यों को चुन सकता है। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि संविधान में हम जब आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तब इस पॉइंट को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वायसराय को आपात में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था, बिना परिषद की संस्तुति के दे दिया गया था, और वायसराय यहाँ पे अध्यादेश भी जारी कर सकते थे। तो ये सारे सुधार यहाँ पर किए गए थे, वायसराय की पावर को बढ़ा दिया गया था, और भारतीयों ने भी यहाँ पे भाग लेना शुरू किया था, क्योंकि उनको ट्रस्ट था कि जैसा ब्रिटेन में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वैसा ये हमारे यहाँ भी करेंगे। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं रहीं। तो यहाँ पे आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, और तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, इसको लिंक करके पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।